दूसरी बात यह है कि इसमें जमना होता है। आज आप आए हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग सवेरे आए थे, वो फिर से आए। सहयोग में जमना होता है, क्योंकि जैसे एक पौधा होता है और उसकी जीवंत क्रिया होती है, उसे जमाना पड़ता है। पहले ही जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो कितना कोमल होता है सारा कुछ मामला, उसको बहुत संजोना पड़ता है, संभालना पड़ता है। फिर जब पेड़ अच्छे से जम जाए तो फिर चाहे कितने भी जोर से हवा चले, कोई भी आफत आ जाए, कितना भी झंझावात हो जाए, कोई डर नहीं पड़ता होता उसका। इसलिए ये चीज़ जानना चाहिए कि पाने के बाद आपको जमना है। तीसरी बात ये भी है कि बहुत से लोगों को भाषण सुनने की बहुत आदत हो गई। एक साहब आए थे, वो तो मेरे ख्याल से गुरु शॉपिंग करते हैं। उनसे मैंने पूछा, वो सब गुरुओं के पास जाए, मेरे पास भी ऐसे आगे झोला उठा करके, गुरु शॉपिंग हो रहा है, चलो यहाँ भी कुछ खरीद लो। सो यहाँ मामला और है, यहाँ कोई आप शॉपिंग नहीं कर सकते। भाषण से मैं नहीं संतोष पाती हूँ। भाषण ठीक है, उसमें भी आपकी कुंडलिनी मैं नचा रही हूँ और उठा रही हूँ, और पार जब तक आप नहीं होंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होने वाला। और आप भी क्यों इस झमेले में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं पार हो जाते? आखिर तो वही पाने का है, उसी को जानने का है। लेकिन सहयोग इसीलिए नहीं जमता है कि लोग चाहते हैं कि माँ को पैसा दे दो, कुछ तो भी करो, ऐसा वैसा कुछ करा दो, छुट्टी करो। अरे गुरु ऐसी करते हो, माँ को आप यहाँ पैसा नहीं दे पाते। माँ को आप जीत नहीं सकते जब तक आप पार नहीं हो और उसमें जमे नहीं। ये दो चीज़ होती है। लोग नहीं चाहते, वो सोचते हैं भाई चलो ये तो मेहनत की चीज़ है। पार होते वक्त तो कोई आपको मेहनत नहीं करने की, उस वक्त नहीं। पार होने के बाद आपको जमना पड़ता है, और जमना चाहिए। समय आ गया है, ये समय की पुकार है, और इस समय की पुकार में अगर आप अपने को जागरूक न करें तो बड़ी मुश्किल होगी, बाद में बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात ये भी है कि सहयोग में लोग जमते नहीं, उसके बाद बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं माँ हमें ठीक कर दो। सहयोग में आने के बाद लोगों ने डॉक्टरों के दरवाजे बंद कर दिए, उनके घर नहीं जाते आप। सब तरह से ठीक हो सकता है, पर एक बात है कि अपने को जानने के बाद अपने में उतरना पड़ता है, समरस होना पड़ता है, और पूरी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना होता है। ऐसे वैसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। जो कोई होएगा माई का लाल, वही माई से पाएगा। ये मैं पहले आपसे बता दूं, आप बुरा नहीं मानना। तुकाराम ने कहा है, ये रया गबाड़्याचे काम नोहे। कोई कोई पट्टी के वही सहयोग में उतर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, जो कि मैं कौन सा लेक्चर लावलं होतं तुम्ही? कौन सा कालचं? नाही, आता हे पूर्वीचं 2 वर्षापूर्वीचं. काल तो फार झालं सगळं। तो अब हम यहाँ समझ 5 दिन हैं, और 5 दिन में कुंडलिनी के बारे में पूरा हम आपको बता देंगे। कल से आप थोड़ा कागज़ पेंसिल भी ले आइए, तो आप नोट भी कर सकेंगे बातें जो मैं बता रही। पहले तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ये परमात्मा ने हमारे अंदर पूरी तरह से यंत्र बनाया हुआ है। अब यंत्र जैसे हम संसार की चीज़ों को देखते हैं, उस तरह का ये मरा हुआ यंत्र नहीं है, जीवंत यंत्र है। और जिसे सुरति कहते हैं, वही कुंडलिनी है। आखिर हम जो मानव स्वरूप हैं, वो किसी न किसी चीज़ के बूते पे चल रहे हैं ना। इस आँख को देखिए तो कितनी कमाल की चीज़ है।
सारे शरीर का चलन वलन कितना एफिशिएंट और कितना सुंदर है। सारी सृष्टि की रचना कितनी खूबी से की हुई है। ये सारी चीज़ें कोई ना कोई ऐसी शक्तियां हैं जो गुप्त है। वो गुप्त इसलिए है कि हमारा जो ग्रोस अटेंशन है, हमारा जो जड़ चित्त है, वो उसे नहीं जान पाता। उसके लिए सूक्ष्मता आनी पड़ती है। ये सूक्ष्मता पाना ही सहयोग का लक्ष्य है। इस सटलनेस में उतरना ही सहयोग का लक्ष्य है, जिसे कहते हैं कि आपा को पहचानना, आत्मा को पहचानना। जैसे मैंने आज सवेरे बताया आपसे कि आत्मा को पहचाने बगैर आपका भ्रम टूट ही नहीं सकता और आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। जो कुछ भी आप उसके बाद में जानते हैं वो ज्ञान मात्र है, बोध नहीं है। बोध आत्मा को जानने के बाद होता है। इसलिए आत्मा को पहले जाना जाएगा, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो कुंडलिनी है, ये पूरा जो यंत्र है, इसको मैं समझाती हूँ और फिर कुंडलिनी भी बताती हूँ कहाँ है। पहले तो जो उठा तो जरा उठा, एक एक करो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि सर के राइट हैंड साइड से जो शक्ति हमारे अंदर गुजर के नीचे में उतरती है लेफ्ट हैंड साइड में, ये शक्ति से हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। ये सूक्ष्म शक्ति है, ये हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारे सर से निकल के और हमारे रीढ़ की हड्डी में गुजर के और नीचे तक आती है। ये आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तब आपको एक एक शक्ति मैं दिखा सकूंगी। इस शक्ति का वहन करने वाली नाड़ी को हम लोग ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी इस प्रकार का। ये सूक्ष्म शक्ति जब बाह्य में अपना आविर्भाव करती है, जब इसका एक्सप्रेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तो हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे बनती है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की शक्ति है। और जब ये शक्ति सुप्त हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस शक्ति को लोग संहार शक्ति भी कहते हैं। संस्कृत में इस शक्ति को महाकाली शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसके शब्द नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में इस चीज का पता ही नहीं लगाया है कि इसके अंडरकरंट्स क्या है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडरकरंट्स क्या है, उसका अभी तक पता ही नहीं लगा है साइंस। इसलिए इसके लिए अगर मैं महाकाली की शक्ति कहूँ तो बड़े घबराने की बात नहीं, हम लोग कोई अंग्रेज नहीं है। और दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर लेफ्ट हैंड साइड से गुजर करके और राइट हैंड साइड पे आ जाती है, इसे महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से हम अपने शरीर का चलन वलन, शारीरिक क्रियाएं और बौद्धिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज करते हैं। अब मेडिसिन में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक का फर्क लोग नहीं लगा पाते, लेकिन ये दोनों दो चीज़ है। लेफ्ट से आपकी इमोशनल साइड होती है और राइट से आपकी मेंटल और फिजिकल साइड होती है। इसका फर्क मेडिसिन में नहीं होता। इसी के कारण डायबिटीज जैसी बीमारी लोगों को समझ में नहीं आती। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। और इम्बैलेंस, ये दो चीज़ का फर्क समझ लेने से ही समझ में आता है कि एक नाड़ी ज़्यादा चलती है, एक कम चलती है। एक कम चलती है तो उसके कारण उसकी बीमारियां हो जाती है, और जो ज़्यादा चलती है उसके कारण उस पर एग्रेशन भी हो जाता है। इम्बैलेंस का सेंस जो है वो तभी आता है जब उसके दो सिरे आप देख सकते हैं। सो राइट साइड में जो शक्ति है उसका वहन करने वाली जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसको लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं।
इससे राइट साइड की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका प्रादुर्भाव होता है। इसके बीचों बीच जो आप एक देख रहे हैं नाड़ी है, इस नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी जहां तक बनी हुई हमारे अंदर में है, माने ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैनिफेस्ट करती है, वहीं तक मनुष्य पहुंचा हुआ है। अब जो कुछ हम लोगों ने आज तक हासिल किया हमारे उत्क्रांति में, एवोल्यूशन में, अमीबा की दशा से इंसान की दशा तक, वो सारा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो समझ लीजिए इस सब का रिफ्लेक्टर है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है। जो लेफ्ट हैंड साइड की जो ईड़ा नाड़ी है ये हमारे सुप्त चेतन को प्लावित करती है, मैंने सब कॉन्शियस को प्लावित करती है या उसको चलाती है। जैसे आप मुझसे कुछ बात सुन रहे हैं अभी, ये अपने कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, लेकिन ये बात आपके सुप्त चेतन माने सबकॉन्शियस में चली जाती है। ये काम जो है लेफ्ट साइड की जो ये नाड़ी है ये करती है कि जो हमारी आपसे बात सुनी उसको फौरन उधर रख दिया सबकॉन्शियस में। और इसीलिए इसे कंडीशनिंग लोग कहते हैं। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सुसंस्कार भी हो सकते हैं और कुसंस्कार भी हो सकते हैं। अब फ्रॉइड जैसे लोगों ने कुसंस्कार ही देखे, उनकी आंख तो मतलब ये जो नॉलेज लेने का तरीका है इन लोगों का वो ऐसा है कि ये अंधेरी जगह है, आज जिसके हाथ में जो मिल गया वही लेके बैठ गए, यही सत्य है, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लाइट जला दी, आप सब देख लो, ये सहयोग का तरीका है। और ऐसे ज्ञान पाने का, किसी से सुनने का या साइंस से या किसी तरह से पाने का अंधा तरीका है। तो उस तरीके से जब खोजा गया तो श्री फ्रॉइड साहब अंधे तो थे ही और खुद भी दिमाग के कुछ अजीब उल्टे आदमी थे मेरे ख्याल से। उनके बारे में तो क्या क्या गंदी बातें लोग बताते हैं। उन्होंने पकड़ लिया एक इसको और इसी पे काम किया और वो कहने लगे कि जो कुछ भी आप इस तरह से किसी को मना करते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, उसे कंडीशनिंग हो जाता है, उससे आदमी जो है फ्री नहीं रहता। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर किसी आदमी को किसी चीज़ को मना नहीं करो तो दूसरी नाड़ी उसकी बलवती हो जाएगी। पहली नाड़ी से सुपर ईगो हमारे अंदर बनता है। पहली जो नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, उससे सुपर ईगो बनता है कंडीशनिंग से। और जो दूसरी नाड़ी है ईगो की जो नाड़ी है जो कि राइट हैंड साइड की है, उससे ईगो बनता है। यानी आप अब सरकारी नौकर हो गए साहब तो आप किसी से ठीक मुंह बात ही नहीं करते। कुछ लोग मिनिस्टर साहब से मिलने गए तो वहाँ एक साहब बहुत उछल कूद कर रहे थे, बेचारे देहाती लोगों को समझ नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई बात क्या है? कहले तुमको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहले भाई पहले ही बता देती क्या पी कर आए, हम काय बात से बात करते। तो ये चढ़ता है ईगो। ये इनकी समझ में नहीं आया फ्रॉइड साहब के कि लेफ्ट साइड को आप जब काटेंगे तो दूसरी साइड चढ़ जाएगी और ईगो खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, सुपर ईगो पे। ईगो और सुपर ईगो इस तरह से हमारे सर में है। अब ईगो सुपर ईगो थोड़ा समझा दें क्योंकि आप लोग कोई मानस शास्त्र के नहीं, भगवान की कृपा से। मानस शास्त्र में भी इसे माना गया है ईगो और सुपर ईगो को। जिस तरह से कि समझ एक छोटा बच्चा माँ से अपने दूध पी रहा, आनंद में बैठा, आनंद में है। उसके बाद माँ ने उसको उठाया, दूसरी तरफ ले जाना चाहे तो उसका ईगो जागरूक हो गया कि ऐसा क्यों किया। तो माँ ने डांटा कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करो, तो उसका सुपर ईगो जागरूक हो गया। इस तरह से हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो के जैसे बलून जैसी चीज़ हमारे सर में इस तरह से इकट्ठी हो जाती। ईगो की सामने से लेकर के यहाँ तक और सुपर ईगो की पीछे से इस तरह से। अब ये दोनों जब जम जाती हैं यहाँ पर आकर ठीक से, तभी हमारा सर का जो फॉन्टेनेल बोन का हिस्सा है ये बिल्कुल
कैल्सिफाइड हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है, तालू भर जाती, तब हो गया, तब आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, सब छूट गया, सब अलग हो गए, सबके अपने अपने शेल बन गए। जैसे अंडे के शेल बन जाते हैं ऐसे इंसान के भी शेल बन जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके अंदर इंसान पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता को पहचाने, उसका ठीक से उपयोग करे। उसको उपयोग करने के बाद वो समझे कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी बुरी। बहरहाल आदमी पे पूरी तरह से छोड़ा हुआ नहीं, बड़े बड़े संतों ने संसार में अवतार लिए और आपको समझाया कि ये धर्म है, ये नहीं करो, ये करो। वो क्या सब पागल थे? हम लोगों ने तो उनकी जाति अलग बना के उनको किनारे बिठा दिया, सवेरे से शाम उनको नमस्कार करना, काम खत्म। अपने जीवन में उनकी बात सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। आखिर उन्होंने क्यों कहा था? ये बात उन्होंने क्यों कही थी कि ऐसा ना करो, ऐसा मत करो, ये करने से वैसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा? क्योंकि हम बहुत अक्लमंद है ना, हम तो सब चीज साइंस से जानेंगे। साइंस होता ही क्या है? बहुत ही थोड़ा हिस्सा है इस ज्ञान का। मैं वो भी आपको बताऊंगी कि साइंस से आप कितना छोटा सा हिस्सा जानते हैं।